पूरे उत्साह के साथ द डीप डाइव की इस नई और बेहद प्रासंगिक चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है ना, बहुत ही दिलचस्प विषय आज का। बिल्कुल, मतलब ये एक ऐसा विषय है जिससे समाज में, दफ्तर में या अपने आस पड़ोस में रहने वाला लगभग हर इंसान कभी ना कभी खुद को जुड़ा हुआ जरूर पाता है। सही कहा, हम सबने इसका सामना किया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो कोई भयानक अपराध नहीं करता, जो किसी फिल्म के खूंखार विलन की तरह चेहरे पर बुराई लिखकर नहीं घूमता। वो हमारे ही बीच बहुत सामान्य रूप में मौजूद रहता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब भी कोई उस इंसान के संपर्क में आता है तो कुछ ही देर में खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह निचोड़ा हुआ या थका हुआ महसूस करता है। हाँ, और यही आज का हमारा फोकस भी है। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन ऐसे ही टॉक्सिक या सीधे शब्दों में कहें तो ऊर्जा सोखने वाले लोगों के व्यवहार को डिकोड करना है। बिल्कुल, देखिए, ऐसे लोगों का व्यवहार सतह पर बहुत ही सामान्य और कई बार तो बेहद मीठा भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि वह कमरे में आते ही चिल्लाने लगेंगे या कोई हंगामा खड़ा कर देंगे, लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनका संवाद, वो अंदर ही अंदर किसी भी स्वस्थ माहौल को पूरी तरह दूषित कर देता है। सही कहा, वे बहुत ही खामोशी से अपने आसपास के लोगों की मानसिक ऊर्जा को सोख लेते हैं। और आज का हमारा ये विश्लेषण हवा में तीर चलाने जैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सामने आज जो स्रोत सामग्री है वो एक बेहद विस्तृत और तार्किक मनोवैज्ञानिक गाइड है, जो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से चीजों को समझाती है। बिल्कुल। इस गाइड ने इस पूरे जटिल व्यवहार को 20 विशिष्ट लक्षणों में बांटा है और उन्हें उनके प्रभाव की गहराई के आधार पर 5 अलग-अलग मनोवैज्ञानिक स्तरों में यानी लेवल्स में रखा है, जो इसे समझने में बहुत आसान बना देता है। हमारा उद्देश्य आज यही है कि बिना किसी भारी भरकम क्लिनिकल शब्दावली में उलझे इन सभी 20 लक्षणों को एक-एक करके तार्किक रूप से समझा जाए, ताकि लोग इसे पहचान सकें। हाँ, ताकि कोई भी इंसान इस व्यवहार के छिपे हुए पैटर्न को आसानी से पहचान सके और अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रख सके। इस पूरी चर्चा की नींव रखने के लिए हमें सबसे पहले उस छिपे हुए चक्र या जिसे गाइड में हिडन लूप कहा गया है, उसे समझना होगा। स्रोत के अनुसार यही इन सभी लक्षणों की असली जड़ है। हिडन लूप मतलब ये काम कैसे करता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अचानक से सुबह उठकर नकारात्मक नहीं बन जाता। ये एक मनोवैज्ञानिक लूप है जो शुरू होता है असुरक्षा से, यानी इनसिक्योरिटी से। अंदर की असुरक्षा। हाँ, जब कोई इंसान भीतर से किसी बात को लेकर अत्यधिक असुरक्षित महसूस करता है तो उसका अहंकार या ईगो उस असुरक्षा को दुनिया से छिपाने के लिए एक ढाल का काम करता है। इसे ईगो प्रोटेक्शन कहते हैं। अच्छा, तो ईगो सिर्फ एक बचाव है? बिल्कुल। अब अपने इस अहंकार को टूटने से बचाने के लिए वो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों पर और परिस्थितियों पर नियंत्रण या कंट्रोल करने का सहारा लेता है। और जब वो नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो उसका सीधा परिणाम होता है दूसरों को पहुंचने वाला भावनात्मक नुकसान, असुरक्षा, फिर अहंकार से बचाव, फिर नियंत्रण और अंत में दूसरों का भावनात्मक नुकसान। यही वो चक्र है जिस पर इस गाइड के सभी 20 लक्षण टिके हैं। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। स्रोत के अनुसार जो पहला स्तर है वो बुनियादी चारित्रिक दोष या कोर कैरेक्टर डिफेक्ट्स का है, जो बहुत ही बुनियादी स्तर पर काम करता है। हाँ, ये वो स्तर है जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद को ही दीमक की तरह खा जाता है। इसमें सबसे पहली चीज जो सामने आती है, लक्षण नंबर 1, वो है अपनी गलतियां कभी ना मानना। ये सबसे आम बात है जो हम देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी से कार रिवर्स करते हुए पीछे खड़ी दूसरी कार पर डेंट लग गया। हाँ, बिल्कुल साधारण सी बात है। स्पष्ट रूप से गलती होने पर भी ऐसे लोग एक सामान्य मुझसे गलती हो गई सॉरी कहने के बजाय पूरे तथ्य को ही घुमा देंगे। वो कहेंगे कि दूसरी कार वहां पार्क ही क्यों की गई थी। एग्जैक्टली। या कहेंगे कि आजकल पार्किंग के नियम ही गलत है। ये देखने में एक छोटी सी बहस लग सकती है, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से ये बहुत गंभीर है। किसी स्पष्ट गलती को न मानना या परिस्थितियों पर दोष मढ़ देना इंसान के व्यक्तिगत विकास को पूरी तरह से रोक देता है, क्योंकि सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बिल्कुल, क्योंकि अपनी गलती मानना सुधार की दिशा में उठाया गया पहला कदम होता है। जब कोई इंसान ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि उससे कोई चूक हुई है तो उसकी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। और जवाबदेही के बिना कोई भी पेशेवर या व्यक्तिगत रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। सही कहा। और इसी जवाबदेही से बचने के लिए वे एक और तरीका अपनाते हैं, जो हमारा दूसरा लक्षण है,
जिसे इस स्रोत में हेरफेर और अपराध बोध पैदा करना यानी मैनिपुलेशन और गिल्ट ट्रिपिंग कहा गया है। ये बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। ये अक्सर ऐसे वाक्यों के रूप में सामने आता है जैसे अगर सच में मेरी थोड़ी भी परवाह होती तो बिना मेरे कहे मेरे लिए इतना तो कर ही देते। अरे हाँ, ये तो बहुत सुनने को मिलता है। इस तरह के वाक्य सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये व्यवहार सामने वाले के दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, एक गहरा वैचारिक टकराव। वैचारिक टकराव, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं क्योंकि ये शब्द कई बार उलझन में डाल देता है। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि एक इंसान का दिमाग एक ही समय में दो विरोधी विचारों में फंस जाता है। मतलब एक तरफ उसे सच पता होता है। हाँ, एक तरफ वो इंसान तथ्यों के आधार पर जानता है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ उस पर डाला गया भावनात्मक दबाव और गिल्ट उसे ये मानने पर मजबूर कर देता है कि शायद अनजाने में उसी से कोई चूक हुई है। बिल्कुल सही और पूरी तरह तार्किक इंसान भी खुद पर, अपनी यादाश्त पर और अपनी समझ पर शक करने लगता है। टॉक्सिक इंसान इस गिल्ट का इस्तेमाल एक अदृश्य रिमोट कंट्रोल की तरह करता है, जिससे वो दूसरे व्यक्ति के हर कदम को नियंत्रित कर सके। ये तो सच में किसी के दिमाग से खेलने वाली बात है। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन जब उनका ये गिल्ट ट्रिप या हेरफेर वाला पहला स्तर काम नहीं आता, जब सामने वाला इंसान उनके इस जाल में नहीं फंसता, तब क्या होता है? तब वे अपने तरीके बदल लेते हैं। स्रोत बताता है कि यहीं से वे दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं, जो है मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के तरीके। जब शांत रहकर हेरफेर काम नहीं करता तो वे सीधा माहौल पर हावी होने की कोशिश करते हैं। यहीं से हमारा तीसरा लक्षण उभर कर आता है, दूसरों को हमेशा एक अजीब से मानसिक दबाव में रखना। ऐसे लोग अवास्तविक उम्मीदें थोप देते हैं, जिससे आसपास के लोगों को हमेशा ऐसा लगता है जैसे वे कांच के टुकड़ों पर चल रहे हों। कांच के टुकड़ों पर चलना या वॉकिंग ऑन एगशेल्स, ये इस स्थिति को बयां करने का बहुत ही सटीक तरीका है, जहां हर कदम फूक फूक कर रखना पड़े। बिल्कुल, एक ऐसा माहौल जहां हमेशा ये डर बना रहता है कि आपका एक सामान्य सा कदम, एक साधारण सा शब्द कब बहुत बड़े बवाल में बदल जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और ऐसा वे करते क्यों है? किसी को लगातार इस तरह के मानसिक दबाव में रखने का सीधा सा लॉजिक ये है कि एक शांत, सुरक्षित और स्पष्ट सोच वाले इंसान को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, इसलिए वे डर का माहौल बनाए रखते हैं। और इसी डर को तुरंत लागू करने के लिए वे एक बहुत ही आक्रामक तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो इस गाइड का अगला लक्षण है, नंबर 4, तेज और आक्रामक संवाद। ये उनका बचाव का तरीका है। अक्सर देखने में आता है कि जब किसी तार्किक बहस में वे हारने लगते हैं, जब उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, तो वे अचानक से अपनी आवाज बहुत ऊंची कर लेते हैं या आक्रामक भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। और इसे अगर हम क्लिनिकल मनोविज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से जोड़कर देखें तो ये बहुत ही चालाकी भरा कदम है। बायोलॉजी से इसका क्या संबंध है? तेज आवाज और अचानक दिखाई गई आक्रामकता सीधे हमारे नर्वस सिस्टम के फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देती है। अच्छा, जिससे शरीर खतरे को महसूस करता है। हाँ, जैसे ही कोई जोर से चिल्लाता है, सामने वाले के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल रिलीज होने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, वो काम करना बंद कर देता है। एग्जैक्टली, वो तुरंत काम करना बंद कर देता है। इंसान का दिमाग सिर्फ उस समय की अशांति और खतरे को खत्म करने पर फोकस करता है और वो इंसान बहस छोड़कर चुप हो जाता है। और टॉक्सिक इंसान इसी चुप्पी को अपनी जीत मान लेता है। बिल्कुल सही। ये तो किसी भी स्वस्थ संवाद की पूरी तरह से हत्या करने जैसा है। हाँ, वो संवाद चाहते ही नहीं है। और इसी अशांति को बनाए रखने की उनकी जरूरत से 5वां लक्षण सामने आता है, लगातार ड्रामा पैदा करना। स्रोत के अनुसार ऐसे लोगों को शांति रास ही नहीं आती। शांति उनके लिए बेचैनी लाती है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी वे किसी न किसी बात का बतंगड़ बनाकर एक नया ड्रामा खड़ा कर देंगे। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में खुद होकर इतनी अशांति क्यों चाहेगा? क्योंकि अशांति और ड्रामे के माहौल में तर्क की जगह भावनाएं हावी हो जाती हैं। जब कोई भी समूह या इंसान भावनात्मक रूप से अत्यधिक उत्तेजित होता है, चाहे वो गुस्से में हो या परेशानी में, तो वो स्पष्ट फैसले नहीं ले पाता। उसका ध्यान भटक जाता है। बिल्कुल, ड्रामे के बीच लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटक जाता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, भावुक और परेशान लोगों को दिशाहीन करके उन्हें मैनिपुलेट करना हमेशा आसान होता है। तो शांति उनके लिए खतरे की तरह है। हाँ, क्योंकि शांति का मतलब है आत्ममंथन का समय मिलना
और ऐसे लोग आत्ममंथन से सबसे ज्यादा डरते हैं। और शायद इसी वजह से इस नियंत्रण वाले स्तर का आखिरी लक्षण, जो छठा लक्षण है, वो भी इतना आक्रामक है। सीमाओं का पूर्ण उल्लंघन या बाउंड्रीज का अनादर करना। ये बहुत ही आम पैटर्न है। किसी की स्पष्ट ना को स्वीकार ना करना या किसी के व्यक्तिगत समय और निजता में बार बार बेवजह दखल देना। बिल्कुल। व्यक्तिगत सीमाएं या बाउंड्रीज इस बात का प्रतीक होती हैं कि एक इंसान का अपने जीवन पर अपना अधिकार है, उसकी अपनी एक स्वायत्ता है। सही। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी की सीमाओं को तोड़ता है तो वो असल में बिना कुछ कहे ये संदेश दे रहा होता है कि तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे समय और तुम्हारी स्वायत्ता की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है, नियंत्रण मेरे हाथ में है। ये दूसरे इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से छोटा महसूस कराने का एक तरीका है। एग्जैक्टली। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो सारी आक्रामकता है, ये जो बाउंड्रीज तोड़ना या आवाज ऊंची करना है, इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। हाँ, स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि इसके पीछे कोई ताकत नहीं, बल्कि असल में एक बहुत गहरा डर छिपा है। और यहीं से हम इस गाइड के तीसरे स्तर में आते हैं, अहंकार से बचाव के तरीके या ईगो डिफेंस पैटर्न। जी हाँ, जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा मजबूत, हावी होने वाले और आक्रामक दिखते हैं, वे अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित और डरे हुए होते हैं। जो हमारा सातवां लक्षण भी है, अत्यधिक अहंकार से भरा होना। इनका ईगो या अहंकार किसी मजबूत दीवार की तरह नहीं होता, बल्कि एक बेहद पतले और कमजोर शीशे की तरह होता है, जो जरा सी ठेस से टूट सकता है। इसीलिए अगर कोई उन्हें बहुत ही सलीके से कोई सामान्य रचनात्मक फीडबैक भी दे, तो वे उसे सुधार के रूप में नहीं लेते, बल्कि उन्हें लगता है कि उनके पूरे अस्तित्व पर ही हमला कर दिया गया है। और उसी कमजोर शीशे को हर कीमत पर बचाने के लिए वे आठवें लक्षण का सहारा लेते हैं, हमेशा खुद को सही साबित करने की जिद। ये तो जैसे उनकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। ऐसे लोगों के साथ कोई भी बातचीत, विचारों का आदान प्रदान नहीं रह जाती। वो एक जंग बन जाती है जिसे उन्हें हर हाल में जीतना ही होता है, चाहे उन्हें इसके लिए कितने ही बेतुके तर्क क्यों न देने पड़े। और जब ये मैं हमेशा सही हूं वाली सोच इंसान के भीतर पूरी तरह पक्की हो जाती है, तो वो नवे लक्षण की तरफ बढ़ते हैं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी श्रेष्ठता की भावना। हाँ, वे जानबूझकर दूसरों के विचारों को सिरे से खारिज करने लगते हैं, दूसरों के काम को छोटा बताने लगते हैं। लेकिन मनोविज्ञान ये स्पष्ट करता है कि ये श्रेष्ठता का दिखावा उनकी अपनी ही छिपी हुई हीन भावना यानी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का एक उल्टा पर्दा है। मतलब अंदर से वो हीन महसूस करते हैं। बिल्कुल, वे खुद को बड़ा महसूस करने के लिए दूसरों को छोटा करते हैं। यह पर्दा तब और भी साफ हो जाता है जब हम स्रोत के अगले दो लक्षणों को देखते हैं, 10वां और 11वां लक्षण, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन थोड़े अलग हैं। दूसरों के गुणों से असुरक्षा और दूसरों की ताकतों से डरना। ये इस पूरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के सबसे बड़े खुलासों में से एक है। दोनों में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। देखिए, एक स्वस्थ मानसिकता वाला आत्मविश्वासी इंसान जब किसी दूसरे में कोई अच्छी खूबी देखता है, जैसे कोई बहुत दयालु है या लोगों के बीच लोकप्रिय है, तो वो उससे प्रेरित होता है, वो खुश होता है उसे देखकर। हाँ, लेकिन एक टॉक्सिक मानसिकता वाला व्यक्ति दूसरों के इन प्राकृतिक गुणों से गहरी असुरक्षा महसूस करता है। उसे लगता है कि सामने वाले की अच्छाई उसकी अपनी कमियों को उजागर कर रही है। और ताकतों से डरना, ये कैसे अलग है? ताकतों से डरने का मतलब है किसी की वास्तविक क्षमता या योग्यता से खतरा महसूस करना। मान लीजिए दफ्तर में कोई बहुत ही होनहार इंसान है जो बहुत तेजी से काम सीख रहा है, एक अच्छा एम्प्लॉय है। टॉक्सिक इंसान उसे टीम की ताकत नहीं मानेगा, बल्कि उसे अपने झूठे रुतबे या अपनी कुर्सी के लिए एक सीधा खतरा मानेगा। वो उसे अपना प्रतिद्वंदी समझ लेगा। इसीलिए वे ऐसे लोगों को मेंटर करने या आगे बढ़ाने के बजाय राजनीति करके या उनके काम में रोड़े अटकाकर उन्हें वहीं दबाने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत गहरी और क्लिनिकल लगती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में, दफ्तर के केबिन में या दोस्तों की महफिल में ये व्यवहार असल में कैसा दिखता है? इसे समझना बहुत आसान है अगर हम अगले स्तर को देखें। हाँ, इसे समझने के लिए हम चौथे स्तर पर आते हैं, जिसे गाइड ने प्रतिस्पर्धात्मक अहंकार या कॉम्पिटिटिव ईगो बिहेवियर्स कहा है। इसमें जो सबसे पहली आदत या 12वां लक्षण है, वो है लगातार तुलना करना। हर चीज में एक रेस बना देना, हर सामान्य बातचीत को एक अजीब सी रेस बना देना। जैसे मान लीजिए दफ्तर में किसी ने कहा कि आज मुझे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है, मैं शायद जल्दी घर जाऊंगा। तो उनका जवाब क्या होगा? तो ऐसा इंसान ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम आराम कर लो। वो तुरंत अपनी तकलीफ को बड़ा बनाते हुए कहेगा, अरे मुझे तो कल से भयानक माइग्रेन है, फिर भी मैं सुबह से 3 मीटिंग्स निपटा चुका हूँ। मतलब
तकलीफ में भी जीतने की एक होड़ होती है। बिल्कुल। इसे सफरिंग ओलंपिक्स भी कहा जाता है। ये हर छोटी बड़ी बात को प्रतियोगिता बना देने की आदत किसी भी रिश्ते से सहानुभूति यानी एम्पैथी को पूरी तरह खत्म कर देती है। क्योंकि सामने वाला इंसान आपकी परेशानी सुन ही नहीं रहा है, वो बस ये सोच रहा है कि मैं इससे बड़ी कहानी कैसे सुनाऊं। और इसी स्तर का 13वां लक्षण और भी जटिल है, स्थिति के अनुसार नियम बदलना, जिसे अंग्रेजी में मूविंग द गोल पोस्ट्स कहा जाता है। ये कंट्रोल करने का बहुत ही क्लासिक तरीका है। मूविंग द गोल पोस्ट्स जैसे क्रिकेट के खेल में कोई बल्लेबाज एक बेहतरीन शॉट मारकर बाउंड्री के पास पहुंचे और फील्डर चुपचाप बाउंड्री लाइन को ही और पीछे खिसका दे ताकि उसे रन न मिले। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, कई बार प्रोजेक्ट्स में या असल जिंदगी में परिस्थितियां सच में बदल जाती हैं, तो नियम बदलना या नई शर्तें रखना भी तो जरूरी हो सकता है ना। हम ये कैसे पहचाने कि ये किसी टॉक्सिक इंसान की चाल है या बस वक्त की जरूरत? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब परिस्थितियां बदलने के कारण नियम बदलते हैं तो उसमें स्पष्टता होती है, दोनों पक्षों की सहमति होती है और उसका एक तार्किक कारण होता है। उसमें कोई हेरफेर नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन टॉक्सिक व्यवहार में नियम बदलने का एकमात्र उद्देश्य नियंत्रण को हमेशा अपने हाथ में रखना होता है। वे जानबूझकर लक्ष्य को इतना अस्पष्ट रखते हैं कि आप उसे कभी पूरा ही ना कर सकें, ताकि आप हमेशा संघर्ष करते रहें। हाँ, जैसे ही आप उनकी दी हुई एक मुश्किल शर्त पूरी करते हैं और प्रशंसा की उम्मीद करते हैं, वे तुरंत कह देंगे, हाँ, लेकिन तुमने ये दूसरा काम तो किया ही नहीं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा खुद को नाकाम ही महसूस करे। ये तो किसी को हमेशा दौड़ते रहने पर मजबूर करने जैसा है। और इसी से जुड़ा है इस तर्क का 14वां लक्षण, स्वार्थी सहयोग या कंडीशनल सपोर्ट, जो सतह पर अच्छा लग सकता है। एक बात जो मुझे अक्सर उलझन में डालती थी वो ये है कि ऐसे लोग कई बार बहुत मददगार भी दिखते हैं। वे आपकी मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन स्रोत इसे एक अलग नजरिए से देखता है। हाँ, क्योंकि वो मदद निस्वार्थ नहीं होती। उनका समर्थन पूरी तरह से शर्तों और लेन देन पर आधारित होता है। मतलब कोई फ्री लंच नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे केवल तभी मदद करेंगे जब उसमें उनका कोई निजी फायदा जुड़ा हो, या जब कोई बड़ा बॉस उनकी इस महानता को देख रहा हो, या फिर इसलिए ताकि भविष्य में वे इस एहसान का हवाला देकर आपसे अपना कोई काम निकलवा सकें। बिना किसी फायदे के चुपचाप किसी की मदद करना इनके स्वभाव में नहीं होता। एकदम सही। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? किसी इंसान के लगातार इस तरह के पैटर्न्स के बीच रहने का अंतिम परिणाम क्या होता है? परिणाम बहुत ही थका देने वाला होता है। हम अब इस गाइड के 5वें और अंतिम स्तर पर आ गए हैं, पर्यावरण को दूषित करना। ये वो स्तर है जहां बात सिर्फ एक इंसान की नहीं रह जाती, बल्कि पूरा माहौल ही भारी और थका देने वाला हो जाता है। यही वो स्तर है जिसे लोग सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। इसमें जो 15वां लक्षण है वो है हमेशा दूसरों के काम में कमियां निकालना। सोचिए, एक टीम ने महीनों रात दिन एक करके मेहनत की, प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और पूरी तरह सफल रहा, हर कोई खुश है। लेकिन वो व्यक्ति खुश नहीं होगा। बिल्कुल। वो व्यक्ति उस बड़ी सफलता का जश्न मनाने के बजाय प्रेजेंटेशन की 100वीं स्लाइड पर एक छोटी सी टाइपो या फॉन्ट की गलती ढूंढ निकालेगा और पूरा फोकस उसी पर डाल देगा। क्योंकि किसी और की बेदाग सफलता को खुले दिल से स्वीकार करना उनके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। सफलता दूसरों की होती है, लेकिन शोर उनके अपनी असुरक्षा का तेज हो जाता है, इसलिए वे कमियां निकालते हैं। और यही आदत उन्हें 16वें लक्षण की तरफ ले जाती है, लगातार नकारात्मकता। उन्हें हर नए विचार में, हर नई शुरुआत में सिर्फ हार, जोखिम और विफलता ही नजर आती है। वे किसी भी उत्साह से भरे माहौल में एक गीले कंबल की तरह काम करते हैं जो सारी आग बुझा देता है। और इसी भयानक नकारात्मकता का सीधा नतीजा है हमारा 17वां लक्षण, भावनात्मक ऊर्जा सोखना। एनर्जी वैम्पायर्स। हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में ऐसे लोगों को अक्सर एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये महसूस किया है कि किसी खास इंसान से फोन पर सिर्फ 10 मिनट बात करने के बाद या उसके साथ एक छोटी सी मीटिंग करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई 10 किलोमीटर की लंबी मैराथन दौड़ ली हो। मानसिक थकावट। शरीर थका हुआ नहीं होता, लेकिन दिमाग सुन्न पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको दिमाग उनके साथ बातचीत करते समय एक हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। हाई अलर्ट मोड? हाँ, उनके शब्दों के पीछे छिपे तानों को समझना, उनके ड्रामे से बचना, उनकी बदलती हुई शर्तों को याद रखना,
इस सब में दिमाग को इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है कि वो सच में थक जाता है। तो वो शारीरिक थकान से अलग होती है। ये मानसिक थकावट शारीरिक थकावट से कहीं ज्यादा गहरी होती है, और इस थकावट को बढ़ाने में एक और लक्षण बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 18वां लक्षण उनका अस्थिर व्यवहार या इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। अस्थिर व्यवहार मतलब क्या ये सामान्य मूड स्विंग्स की तरह है जो किसी को भी हो सकते हैं? नहीं, ये सामान्य मूड स्विंग से बहुत अलग है। मूड स्विंग्स प्राकृतिक होते हैं, लेकिन यहाँ जो अस्थिरता है वो एक सोची समझी रणनीति या दंड है। दंड? वो कैसे? आज वे आपसे दुनिया के सबसे अच्छे इंसान की तरह बात करेंगे, और कल अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के वे आपको पूरी तरह इग्नोर कर देंगे या ठंडेपन से पेश आएंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट देना? बिल्कुल। ये अचानक से वापस लिया गया स्नेह असल में उनके अहंकार को ठेस पहुंचने पर दिया जाने वाला एक मौन दंड होता है। ये सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई। और इसी दौरान आपको ये भी झेलना पड़ता है जो इस सूची का 19वां लक्षण है, उनका आत्ममुग्ध व्यक्तित्व या सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। कन्वर्सेशनल नार्सिसिज्म भी जिसे कहते हैं। चाहे दुनिया के किसी भी विषय पर बात शुरू की जाए, अर्थव्यवस्था हो, खेल हो या किसी और की बीमारी, 2 मिनट के अंदर बातचीत किसी ना किसी तरह से घुमा फिराकर वापस मैं, मेरी उपलब्धियां या मेरी समस्याओं पर ही आ जाएगी। उन्हें हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना होता है। और अंततः जब उनके ये सारे पैंतरे, सारे तरीके फेल हो जाते हैं, जब वे तर्कों के आधार पर या किसी भी तरह से खुद का बचाव नहीं कर पाते, जब उनकी गलती पूरी तरह पकड़ी जाती है, तब आता है इस विस्तृत सूची का अंतिम और 20वां लक्षण, विक्टिम कार्ड को अपने अंतिम बचाव के रूप में इस्तेमाल करना। ये सच में उनका मास्टर स्ट्रोक होता है। जब सारे तर्क खत्म हो जाते हैं तो अचानक से पुरानी कुर्बानियों की, बीमारियों की और किए गए एहसानों की एक लंबी लिस्ट निकाल दी जाती है। मैंने इस कंपनी के लिए या इस परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी और मेरे इतने एहसानों के बाद भी मुझे ही गलत ठहराया जा रहा है। पूरा नैरेटिव ही बदल देते हैं। अचानक से वो इंसान जिसने सारी अशांति पैदा की थी, वो खुद को एक बेचारी शिकार की तरह पेश करने लगता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो मनोविज्ञान असली पीड़ित और विक्टिम कार्ड खेलने वाले के बीच एक बहुत स्पष्ट लकीर खींचता है। वो लकीर क्या है? एक असली पीड़ित जिसके साथ सच में कुछ बुरा हुआ है, वो हमेशा अपनी समस्या का समाधान चाहता है, वो उस सिटी से बाहर आना चाहता है। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने वाले का मकसद कोई समाधान ढूंढना होता ही नहीं है। तो उनका मकसद क्या होता है? उसका एकमात्र मकसद उस समय अपनी जवाबदेही से सभी का ध्यान भटकाना और वो नैतिक बढ़त या मॉरल हाई ग्राउंड वापस पाना होता है जो वो तर्कों में हार चुका था। इन सभी 5 स्तरों और 20 लक्षणों को इतनी गहराई और तार्किकता से समझने के बाद एक बात जो हम स्पष्ट रूप से इस चर्चा के माध्यम से सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि इस पूरे विश्लेषण का उद्देश्य किसी के माथे पर विलन का ठप्पा लगाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि लोग अपने आसपास के लोगों को इन पैमानों पर जज करके उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर दें। क्लिनिकल मनोविज्ञान का उद्देश्य कभी भी किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य उस जटिल व्यवहार के पीछे के पैटर्न को पहचानना और उसे डिकोड करना है, ताकि हम खुद को बचा सकें। हाँ, जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि सामने वाले का गुस्सा, उसके ताने, उसका ड्रामा या नियम बदलना असल में आपके या किसी और के कारण नहीं है, बल्कि वो उनकी अपनी किसी बहुत गहरी अनसुलझी असुरक्षा का परिणाम है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। और यही सबसे जरूरी चीज है। और शायद यही जानकारी हमारा सबसे बड़ा बचाव है। जब हम पैटर्न को देख पाते हैं तो हम उसमें उलझने से बच जाते हैं। यही समझ, यही ज्ञान हमारी अपनी मानसिक ऊर्जा और हमारी शांति के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा विचार जो इस पूरी गाइड को और इस चर्चा को एक बिल्कुल नए और आत्ममंथन वाले नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। वो क्या है? अगर हम ये मान ले कि टॉक्सिक व्यवहार का ये पूरा चक्र, ये अहंकार, ये नियंत्रण की चाह, ये आक्रामकता सिर्फ एक अनसुलझी असुरक्षा और गहरे डर से पैदा होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम सभी के भीतर, हर इंसान के भीतर वो असुरक्षा कहीं बहुत गहराई में दबी हुई हो? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जब कोई भी बिल्कुल सामान्य इंसान अत्यधिक भारी तनाव से गुजर रहा होता है, जब उसके अंदर भविष्य को लेकर कोई गहरा डर होता है, या जब वो अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा होता है,
तो क्या जाने अनजाने में वो भी बचाव के लिए इनमें से कुछ लक्षणों का शिकार हो सकता है? मुमकिन है। क्या ये सिर्फ दूसरों की या समाज के कुछ बुरे लोगों की समस्या है, या क्या ये हमारे अपने भीतर झांकने, अपनी असुरक्षाओं को पहचानने और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का भी एक मौका है? ये सवाल वाकई बहुत गहरी चोट करता है। क्या हम खुद भी कभी अनजाने में अपने किसी बचाव में किसी और की मानसिक ऊर्जा तो नहीं सोख रहे? यही हमें सोचना है। सुनने वालों के लिए इस गहरे सवाल पर आत्ममंथन करना बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोलने वाला अनुभव होगा। आज की इस विस्तृत, तार्किक और मनोविज्ञान से भरी चर्चा से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखें, चीज़ों को गहराई से समझते रहें और विचार करते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ।